आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉम्पिटिशन में। तो हम लोग आज बात करेंगे राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा। और इस वीडियो से पहले हम लोगों ने बात मूल्यों पर कर ली थी, और जो मूल्यों के विकास में समाज हो गया, परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, इनकी क्या भूमिका है, कितनी उपयोगी भूमिका है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझ लिया था। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी भी चर्चा करी थी। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो लेसन है राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा, और ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो एक विषय है, एक सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, उसी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक कंसीडर किए गए हैं। ठीक, अभी यही चल रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद शायद एक दो लेसन और हैं, उसके बाद हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, उससे रिलेटेड जितने भी लेसन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, या राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो हमें बताना है राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं, या राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय एकता की भावना वास्तव में इस ओर इंगित करती है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं। ठीक, पॉइंट इसके अंतर्गत ध्यान में रखिएगा कि जो व्यक्ति है वो राष्ट्र के लिए है, राष्ट्र जो है व्यक्ति के लिए नहीं। यह वह भावना है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। मतलब आप की जो भावना है वो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, या देशभक्ति का गुण आपके अंदर होना चाहिए। आप खुद के लिए कोई काम ना करें, सबसे पहले देश के लिए करें। तो कहने का मतलब इतना है कि अपने जो व्यक्तिगत हित हैं उनको त्याग कर जो राष्ट्र कल्याण के लिए हो सकता है वो काम आप करिए। इसका तात्पर्य एक राष्ट्र के लिए निवासियों की उस आंतरिक एकता से है जिसमें वह अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति एवं प्रांत के संकीर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हैं। इसी कारण विचारकों का मानना है कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं एकीकरण की भावना है जो व्यक्ति को विघटनकारी प्रवृत्तियों से दूर रखती है। यह भावना व्यक्तियों के अंदर उन गुणों को पल्लवित करती है जो राष्ट्र के विकास में सहयोग देते हैं। ठीक, वास्तव में देखा जाए तो भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता एक सर्वोपरि आवश्यकता है, और डॉक्टर श्रीमाली ने ठीक कहा है। इसके संदर्भ में किसने, डॉक्टर श्रीमाली ने कहा है कि यदि हम मुश्किल से मिलने वाली अपनी आज़ादी की सुरक्षा एवं समृद्धि चाहते हैं तो राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया है। इसको आप समझ जाएंगे तो आसानी से लिख लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कि राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन। तो यहाँ पे 3 साधन है राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु। 3 साधन कौन कौन से हैं देखेंगे भैया। तो पहला है बौद्धिक साधन, ठीक, इंटेलेक्चुअल अप्रोचेस और फिजिकल अप्रोचेस और इमोशनल अप्रोचेस। मतलब कि बौद्धिक साधन, शारीरिक साधन और संवेगात्मक साधन। तो सबसे पहले हम लोग बौद्धिक साधन की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए बौद्धिक साधन कुछ रिलेटेड किससे होगा, ये आपकी इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक यानी बुद्धि से संबंधित होगा। ठीक, जो भी आप सोचते हैं उससे रिलेटेड होगा। पढ़ते हैं इसमें क्या भैया लिखा है। तो इसमें उन क्रियाओं को शामिल करते हैं या सम्मिलित करते हैं जिनकी योजना बनाने में बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, क्योंकि आप कोई भी योजना बनाएंगे तो आप क्या दिमाग का तो यूज़ करेंगे ही। ऐसा थोड़ी ना है कि हाथ पेन पकड़ा मतलब कुछ भी किया अपने आप हाथ चलने लगा, बन गई योजना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका दिमाग काम करेगा ना, उसके लिए आप सोचेंगे, रीजनिंग, थिंकिंग ये सब करेंगे, तभी उस चीज़ में आप निपुण हो पाएंगे। तो ये सब सारी प्रक्रिया जो होती है हमारे मस्तिष्क से यानी दिमाग से होती है, और यही बौद्धिक साधन है। तो इसमें 2 साधन निहित होते हैं, एक जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। एक पाठ्यक्रम क्रियाएं होती हैं, एक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो पाठ्यक्रम क्रियाएं मतलब जो हमारे करिकुलर में दी होती हैं, ठीक, और को करिकुलर वो होती हैं जो मतलब डायरेक्टली तो नहीं दी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम अपने जीवन में सीखते हैं जिससे वो हमारी एक अच्छे जीवन में और साथ ही साथ इन पाठ्यक्रम क्रियाओं में जो भी चीज़ें होती हैं उनको सीखने में हेल्प करती हैं। देखते हैं पाठ्यक्रम क्रियाओं के बारे में। तो पाठ्यक्रम क्रियाओं के अंतर्गत हमें बालकों को प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस आधार पर परिवर्तन करना होगा
कि पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय एकता के भाव को प्रारंभ से ही उत्पन्न किया जा सके। प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में हमें लोकगीतों, कहानियों, ठीक, महान व्यक्तियों का जीवन परिचय, समाज की दशाएं, मानव भूगोल आदि के अध्ययन पर विशेष ध्यान देना होगा। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को भाई भारत का सामाजिक व सांस्कृतिक इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि का ज्ञान कराया जाए। व विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के भाषा ज्ञान में वृद्धि की जाए। इन्हें देश के विभिन्न प्रांतों में पढ़ने हेतु भेजा जाए। तो ये क्या हो गया आपका पाठ्यक्रम क्रियाएँ हो गई, मतलब पढ़ने लिखने से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखते हैं। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के द्वारा छात्रों के अंदर बहुत ही सहायता से राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास कर सकते हैं। हमें देश के विभिन्न प्रांतों के प्रमुख त्यौहार विद्यालय में मनाने चाहिए। अब देखिए करिकुलम या फिर पाठ्यक्रम में कहीं नहीं दिया रहता कि आप त्यौहार ही मनाएं या फिर खेल कूद में, ठीक, वहाँ सिलेबस में क्या रहेगा, सिर्फ जो पाठ हमें पढ़ाने वही रहेगा। लेकिन ये जो पाठ ये पढ़ने के साथ साथ कुछ क्रियाएं चलती हैं, यही इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे त्यौहार मनाना चाहिए, है ना, और छात्रों को विभिन्न प्रांतों में विचारों का आदान प्रदान करने हेतु भेजना चाहिए। अंतर प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित किए जानी चाहिए। तो ये जो रिलेटेड है वो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से रिलेटेड है। अब सेकंड देखते हैं शारीरिक साधन। शारीरिक साधन में क्या है, तो शारीरिक साधन, इससे हमें विद्यालय के छात्रों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के अवसर प्रदान करने होंगे जो बालक में देश प्रेम का भाव उत्पन्न कर सकें। उदाहरण जैसे एनसीसी, ठीक, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर द्वारा अनुशासन का गुण उत्पन्न करना, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सेवा भाव उत्पन्न करना, स्काउटिंग गाइडिंग द्वारा देश प्रेम व मानव का भाव उत्पन्न करना। यह कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम छात्रों में देश प्रेम की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद संवेगात्मक साधन देखेंगे। संवेगात्मक साधन हमारे इमोशनल से रिलेटेड होता है, मतलब इमोशनल अप्रोच। तो राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की आधारशिला संवेगात्मक एकता है। छात्रों को उचित संवेगों का प्रशिक्षण विद्यालय वातावरण में दिया जाना चाहिए। उन्हें संकीर्णता से परे रखना चाहिए, मतलब उनकी जो सोचने की क्षमता है वो संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, ठीक। और आगे क्या है कि भाई कहानी, नाटक, चित्र आदि के माध्यम से छात्रों में देश प्रेम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप क्या छात्र में देश प्रेम के प्रति जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो सकारात्मक अप्रोच है, उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये तीन आपने समझे, ठीक। पहला बौद्धिक था, फिर शारीरिक और संवेगात्मक साधन, ठीक। बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक, बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक। अगले प्रश्न की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं, शिक्षा इसके विकास के लिए किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का सबसे पहले अर्थ देखेंगे। तो ये सफाया व सईदा के अनुसार, ठीक, इन्होंने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एकता वह सूचित चेतना है जो विश्व समाज में एक राष्ट्र का अस्तित्व बनाए रखती है तथा एक राष्ट्र यदि अपना अस्तित्व कायम रखना चाहता है तो उसे विश्व समाज में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा तथा युद्धों से बचना होगा। गोल्डस्मिथ ने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। अब देखिए गोल्डस्मिथ के अनुसार परिभाषा एकदम सटीक भी है और छोटी भी है, और आप समझ भी सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है, क्योंकि ये भावना ही है ना, ठीक। अंतर्राष्ट्रीयता क्या है, एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। एकदम इजी है, पढ़ेंगे 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर WHC लेब्ज के अनुसार ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भावना इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के का है, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। देश प्रेम व मानव सेवा का भाव उत्पन्न करना, या कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम छात्रों में कुछ कर सकते हैं। ये शायद फिर से रिपीट हो गई है तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। हाँ, यहाँ परिणाम में शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास, ठीक। शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों को नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वह कक्षा विद्यालय तथा समाज के शिक्षण को देने हेतु प्रयोगशाला का रूप लेगी, ठीक। तो पहला पॉइंट चाहिए कि सामाजिक अध्ययन द्वारा छात्रों को नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नागरिकता के संबंध में बताया जाएगा
उसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसी का जो प्रशिक्षण है किसमें दिया जाएगा, वो सामाजिक अध्ययन में दिया जाएगा। और यह छात्रों को विश्व के प्रमुख अंगों के बारे में जानकारी देगा, छात्रों के अंदर आवश्यक मनोवृत्तियों व कौशलों का विकास करना। और नेक्स्ट है कि वर्तमान भारत में सभी जो समस्याओं में रुचि लेने हेतु छात्रों को प्रेरित करना कि जो समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हैं उनमें बच्चा इंटरेस्ट ले, उनके बारे में समझे और ये जाने कि हम उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है कि छात्रों में तर्क, निर्णय व आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना, क्योंकि छात्रों में भाई तर्क, निर्णय, आलोचनात्मक शक्ति होगी तभी वो आगे के काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर उनमें तर्क ही नहीं होगा या निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, ठीक, या आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा, तो वो कोई भी काम बेहतरी से नहीं कर पाएंगे। अगला है भूगोल के अध्ययन द्वारा छात्रों को प्राकृतिक संपदा का ज्ञान कराना व खाद्य समस्या की उन्हें जानकारी देना। तो जब भी आप भूगोल पढ़ोगे देखेंगे भैया उसमें कितनी प्राकृतिक चीज़ों के बारे में सब कुछ बताया जाता है और उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे खनिज के बारे में और खाद्य के बारे में कुछ समस्याएं जो होती हैं मतलब सारा कुछ अधिकतर भूगोल में आपको देखने को मिल जाता है। तो भूगोल के अध्ययन के द्वारा हम उन्हें इन चीज़ों की जानकारी करवा सकते हैं। विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति के आधार पर, आर्थिक आधार पर पाए जाने वाली विभिन्नता को भी दूर करना इसका एक उद्देश्य कह सकते हैं। एक समुदाय का दूसरे समुदाय से संबंध बताना, तो ये इनके अंतर्गत किया जा सकता है। ऐसे ही और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि 9 पॉइंट है कि छात्रों को विभिन्न भाषा सिखाने हेतु प्रेरित करना, ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। मानव के व्यक्तित्व के समुचित विकास पर बल देने हेतु उपयुक्त मानवीय संबंधों को स्थापित किया जाए। सामाजिक घटनाओं, तनाव व सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए। यूनेस्को के इन सिद्धांतों की चर्चा करने के पश्चात अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि विद्यालय में चलने वाली सामान्य कार्यक्रम में हम क्या परिवर्तन करें जिससे हम छात्रों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को उत्पन्न कर सकें। इसके लिए हम जो मुख्य परिवर्तन करेंगे वो कुछ आगे लिखे हुए हैं, जैसे नीचे आप देख रहे हैं कि सामान्य कार्यक्रम में परिवर्तन। नंबर 1 क्या है कि भाई शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन, शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप याद कर लेंगे, बिल्कुल ईजी हैं। भाई शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है जो ऊपर आप लोगों ने पढ़े। और फिर विधियों में भी तो परिवर्तन करना होगा। जो टीचिंग मेथड्स हैं, अगर बच्चा एक मेथड से नहीं सीखता तो कुछ दूसरा मेथड्स से टीचर पढ़ाए, तो उनमें परिवर्तन करना। और पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना सबसे बढ़िया। और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी उनका आयोजन करना। ठीक, अब है कि अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका बताइए। ठीक, अब अध्यापक की भूमिका बतानी है अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने की अध्यापक की भूमिका। तो कुछ पॉइंट्स हैं उनके माध्यम से समझेंगे। पहले कुछ पढ़ लेते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करने में अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो कॉमन सी लाइन है। उसके व्यक्तिगत गुण ही इस दिशा में सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। और कुछ गुण हैं जो अध्यापक में होना चाहिए, वही नीचे लिखे गए हैं। तो भाई वह अंतर्राष्ट्रीय भावना के प्रति भाई आस्था रखे, अगर उसके प्रति आस्था रखेगा तभी तो वो सही से सिखा पाएगा। तथ्यों की विवेचना करते हुए समय तथा उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक, और अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव उसमें होना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया टीचर जो है वो हमेशा झूठ ही बोला करता है, सत्य को भी स्वीकार करे। स्पष्ट एवं स्वतंत्र चिंतन, उसका चिंतन पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। मतलब चिंतन कैसा हो, स्वतंत्र चिंतन हो, ना कि पक्षपातपूर्ण हो। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का होना, सभी छात्रों से प्रेम व उनके लिए आदर भाव होना। तो ये सभी आपने गुण देखे अंतर्राष्ट्रीय एकता में अध्यापक की भूमिका के। तो इनको आप समझ के 5 से 6 पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो खुद ही याद हो जाएंगे। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं भैया वही गुण होंगे, तो आप वही लिख दीजिए, कुछ अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक एवं तकनीक, हमारा अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उपाय बताइए। ठीक, तो कुछ उपाय हैं कि भाई बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ विज्ञान के प्रति पूर्ण रुचि भी उत्पन्न करना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप उनमें एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पहले उनके विज्ञान के प्रति रुचि भी तो होनी आवश्यक है। क्योंकि जब तक उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक ना तो विज्ञान को पूर्ण रूप से समझ ही पाएंगे, ना उन्हें आविष्कारों, नियमों तथा सिद्धांतों का ही ज्ञान होगा। अब आप मान लीजिए कि टीवी है, अब टीवी बताएं भैया, उस टीवी भी खोल दिए, बताएं कि देखिए कैसे ये टीवी बना दिए,
तो जब उसकी साइंस में रुचि ही नहीं, उसको पता नहीं है कि इसमें जो चीज़ें लगी हुई हैं ये क्या हैं, तो वो उसमें मज़ा ही नहीं लेगा, इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। आप फिर चाहे जो भी कर लो, सबसे पहले उसे प्रारंभिक ज्ञान देना चाहिए, उसे विज्ञान के बारे में बताना चाहिए कि विज्ञान से हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब विज्ञान का योगदान क्या है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले उसे साइंस के प्रति उसका जो इंटरेस्ट है उसको जगाना चाहिए। फिर जो उन्हें आविष्कार, नियम, सिद्धांत आदि का ज्ञान करने में उसको फिर समस्या नहीं होगी। आगे है कि उनका अधूरा ज्ञान आगे चलकर उनके लिए दुखदाई भी बन सकता है। कब? जब आप उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे या फिर नहीं सिखाएंगे। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान की बनी वस्तुओं का दैनिक जीवन में काम आने वाले यंत्रों तथा मशीनों की जानकारी अति आवश्यक है। उनमें रुचि लेना, विज्ञान को जानना व उनके अद्भुत चमत्कारों से परिचित कराना है। इसलिए बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना अध्यापक का परम कर्तव्य है। कक्षा में विज्ञान पढ़ाते समय रोचक चमत्कारों, आविष्कारों को बताने के माध्यम से उनमें रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए हमें कई प्रकार के उपाय व्यवस्थित करने पड़ेंगे। उन्हें आधुनिक युग में विज्ञान का महत्व बताना, मानव को इससे अब तक क्या लाभ हुआ है ये भी बताना है, आज मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक बन गया है, आदि बातों को गहराई से समझाना होगा। इसलिए हम विज्ञान की अद्भुत शक्ति, उपयोग और उसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो आधुनिक युग में विज्ञान की उपयोगिता, आधुनिक जो युग है उसमें विज्ञान की उपयोगिता एक पैराग्राफ टाइप का लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। पेपर में अगर आ भी गया, वैसे चांसेस तो नहीं लगते ऐसे प्रश्नों के आने के, लेकिन फिर भी एक बार पढ़े रहेंगे तो आराम से हो भी जाएगा। तो आज का युग वैज्ञानिक है, अब ये तो सबको पता है। तो आज का युग वैज्ञानिक है। मानव आज विज्ञान का दास बन चुका है। वह बिना विज्ञान के जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ दिया, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तथा उसके आमोद प्रमोद की वस्तुएं प्रदान की हैं। विज्ञान ने आज सारे संसार के अंदर अपने सुंदरतम चमत्कारों तथा आविष्कारों से मानव को चकित कर दिया। संसार का एकदम नक्शा ही बदल डाला है। हम यहाँ बैठे बैठे सैकड़ों मील दूर अपने मित्र या हितैषी से बात कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन आप सभी ने देखा होगा। ठीक, टेलीविज़न में प्रत्येक स्थान की झांकी देख सकते हैं। अनेक देशों की संस्कृति, भाषा, बोली और रहन सहन को बड़े सरलता से देख सकते हैं। दूर दराज में रहने वाले लोगों के विषयों में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हवाई जहाज़ से मीलों का सफ़र तय कर सकते हैं। हम यहाँ से चलकर दोपहर को इंग्लैंड पहुँचकर खाना खा सकते हैं और रात को अमेरिका में सो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। बड़ी बड़ी विचित्र एवं भयानक बीमारियों से छुटकारा दिलाया है। आज का मानव बड़े आराम से अपना सुखमय जीवन बिता सकता है। ठीक, विज्ञान ने इसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। इसलिए आज का मानव विज्ञान का दास है। वह विज्ञान की शरण में जी रहा है। अगर बिजली ना हो तो हमारे घर से लेकर खेतों और कल कारखानों पर कितना बुरा असर पड़ेगा ये आप समझ सकते हैं। सब कुछ क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा और हमारा जीवन निरर्थक बनकर रह जाएगा। इसलिए आज के युग में विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। तो अगर ये लिखने के लिए आ जाता है तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए सारी चीज़ें हैं, एरोप्लेन या फिर मोबाइल, सब कुछ विज्ञान से रिलेटेड है। तो आप इनके लाभ गिना दीजिए और लास्ट में बता दीजिएगा। अगर ये सब ना हो तो देखिए हमारा जीवन कैसे रुक जाएगा। बस आपका प्रश्न भी पूरा हो जाएगा और रटना भी नहीं पड़ेगा। अब कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनको तो आप अच्छे से देख ही लीजिए, पेपर में रिपीट भी हो जाते हैं। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भावना का अर्थ लिखिए। देखिए गोल्ड स्मिथ का यहाँ पे फिर पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर WHC लेब्ज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये देखिए अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे ही ये जो अगला प्रश्न है कि शिक्षा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार कि सामाजिक अध्ययन द्वारा, भाई देखिए अभी बताया था ना कि सामाजिक अध्ययन द्वारा नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाए और विश्व में जो विश्व के प्रमुख अंग हैं उनके बारे में छात्रों को बताया जाए और छात्रों के अंदर आवश्यक जो मनोवृत्तियों और कौशलों का विकास किया जाए
और जो समाज में समस्याएं हैं, वर्तमान विश्व में सभी समस्याओं में रुचि लेने हेतु छात्र को प्रेरित किया जाए। ठीक, तो यहाँ पे इस लेसन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अति लघुत्तरीय प्रश्न, उनकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है और ये जो वीडियो है यहीं तक है। इसके बाद हम लोग आने वाले अगले लेसन में मिलेंगे और फिर उसके बाद शायद ही कोई लेसन होगा, नहीं तो ये जो आपका वर्तमान भारतीय समाज है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक लेसन को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक सीरीज़ आएगी जिसमें सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कम से कम 50 से ज़्यादा या फिर 100 के आसपास, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उनको भी आप लोग पढ़िएगा। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।